दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेजर के बारे में। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लेजर। ठीक है, जिसको एज ए ऑप्टिकल सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लेजर है उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग इस नए वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा बेसिक। ठीक है, लेजर का बेसिक नॉलेज रहेगा कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये सब इसका बेसिक देखा जाएगा सबसे पहले लेजर का। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा हम लोग का वो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, मतलब कि कौन कौन से इसके कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण से इसको एज ए ऑप्टिकल सोर्स यूज़ किया जाता है लेजर को, इसको हम लोग देखेंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग गहराई में जाके देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है। ठीक है, इन सबको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और तीसरा जो हम लोग का टॉपिक होगा वो इसका वर्किंग होगा। तो लेजर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि सीधे सीधे कि जो लेजर है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। तो जो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होके होता है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग लेजर की जो वर्किंग है इसको समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसलिए इसके वर्किंग में देखा जाएगा हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सेकंड जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो होगा वो स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो लेजर होता है वो स्टिमुलेटेड एमिशन पे ही वर्क करता है। ठीक है, इन तीनों जो होता है, ये तीनों जो होता है यही डिपेंड करता है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इन तीनों को अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, लेजर का वर्किंग। ठीक है, इसके अलावा भी 2 पॉइंट होता है जो लेजर के वर्किंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, और एक पॉइंट आता है पंपिंग। ठीक है, पंपिंग भी अपना ही रोल निभाता है वो इसके वर्किंग में। ठीक है, तो पंपिंग भी एक प्रोसेस होता है। अभी हम लोग समझेंगे एक एक करके, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि लेजर का बेसिक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेजर का बेसिक नॉलेज। तो लेजर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, LASER। ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको लेजर बोल दिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जो L है, L मतलब क्या होता है, लाइट। A मतलब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, और S मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटेड। E मतलब क्या होता है, एमिशन। R मतलब क्या होता है, रेडिएशन। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा इसका लेजर का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। अगर हम लोग फर्स्ट लेजर की बात करें तो फर्स्ट लेजर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एच मेमन के द्वारा। ठीक है, एच मेमन के द्वारा हुगस रिसर्च लैब में इसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट लेजर को। लेकिन अगर हम लोग थ्योरेटिकल जो लेजर की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, 2 लोगों ने, टून्स ने और लियोनार्ड ने। ठीक है, टून्स और लियोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने जो थ्योरेटिकल लेजर है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, लेजर हैज सो मेनी एप्लीकेशन। लेजर का बहुत सारे जगह एप्लीकेशन है। तो जैसे आपका हो गया साइंटिफिक, मेडिकल, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, और भी बहुत सारी जगह लेजर का यूज़ किया जाता है। जैसे कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कई सारे शोध करते हैं, वहाँ पे भी लेजर का यूज़ करते हैं। और मेडिकल में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे जगह सुने होंगे कि आजकल जो लेजर से ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मेडिकल में भी इसका यूज है, और कमर्शियल नॉन कमर्शियल में एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। और ख़ासकर तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसमें एज ए ऑप्टिकल सोर्स हम लोग यूज ही कर रहे हैं लेजर को। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर के कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण से इसको एज ए ऑप्टिकल सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइन विद ऑफ लाइट बाय लेजर इज वेरी नैरो। तो जो भी हम लोग लेजर है, ठीक है, तो लेजर का एक काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज कर देगा। लेजर का यही काम है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करेंगे और चेंज कर देगा इस ऑप्टिकल सिग्नल में। तो यहाँ से जो इसका आउटपुट हम लोग को मिल रहा है ऑप्टिकल सिग्नल, जो लाइट सिग्नल हम लोग को मिल रहा है, उसका जो लाइन विद होता है, ठीक है, वो वेरी नैरो होता है, बहुत पतली बीम होती है। जैसे एलईडी आप देखते होंगे, आपके घर में जो एलईडी लगा होता है उसका रोशनी पूरे रूम में एकदम फैल जाता है, लेकिन लेजर ऐसा नहीं होता है। लेजर का जो फोकस होता है एक लाइन में, बहुत पतली सी लाइन होती है, उस तरह से फोकस करता है, ठीक है, लेजर। अगला पॉइंट, इट हैज़ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर हम लोग बात करें लेजर की, तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी अवेलेबल होते हैं। अगला पॉइंट, हाई क्वांटम एफिशिएंसी होता है। आप लोग जानते हैं कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है, किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी होती है अच्छी हाई होगी तभी वह डिवाइस अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वांटम एफिशिएंसी होता है लेजर का, वो हाई होता है। अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ बीम इज एक्सीलेंट। इसके जो बीम होती है, ठीक है, जो भी लाइट हम लोग को मिल रहा है इसमें से, वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, एक्सीलेंट होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसका जो मॉड्यूलेशन रेट होता है वो भी हाई होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन जो रेट होता है वो भी लेजर का हाई होता है। अगला पॉइंट, हाई इंटेंसिटी ऑफ बीम। तो बीम की जो इंटेंसिटी होगी, जो भी आउटपुट पे हम लोग को लेजर का जो आउटपुट है वहाँ से जो लाइट मिल रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाई होती है। अगला पॉइंट, ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसको लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो लेजर से आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, जो एज ए लाइट सिग्नल हम लोग को आउटपुट मिल रहा है लेजर से, उसको लॉन्ग डिस्टेंस से हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, नैरो स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। अगर हम लोग बात करें स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ का, तो इसका जो स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ होता है वो नैरो होता है, पतला होता है। और इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है, लेजर की जो डायरेक्टिविटी होती है वो भी हाई होती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे लेजर के गुण हैं जिसके कारण से इसका यूज हम लोग एज ए ऑप्टिकल सोर्स करते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो लेजर की प्रॉपर्टीज है उसको डीपली समझते हैं, ठीक है। लेजर की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उसको हम लोग डीपली समझते हैं कि कैसे क्या होता है, स्पेक्ट्रल बैंड क्या होता है, स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होता है, लाइन विड्थ क्या होता है। तो इस सबको हम लोग डीपली समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा आपका स्पेक्ट्रल विड्थ, ठीक है। लेजर का स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होता है, अगर हम लोग बात करें जनरल लेजर का, ठीक है, तो लाइट की सिंगल वेवलेंथ न उत्पन्न करके वेवलेंथ की एक रेंज उत्पन्न करता है। तो अगर हम लोग जनरल लेजर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक लेजर जो सिंगल वेवलेंथ जनरेट नहीं करेगा, बल्कि कई सारे वेवलेंथ का एक रेंज जनरेट करेगा, ठीक है। कई सारे वेवलेंथ का एक रेंज जनरेट करता है लेजर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनरल लेजर का, ठीक है। अगला पॉइंट, वेवलेंथ की इस रेंज को ही स्पेक्ट्रल विड्थ बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लेजर होता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनरल लेजर का, तो उसमें क्या होता है कि जो लेजर है वो लाइट की सिंगल वेवलेंथ जनरेट नहीं करती है, बल्कि वेवलेंथ की कई सारे रेंजेस जनरेट कर देती है। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ, ठीक है। अगला पॉइंट, लेजर लाइन विड्थ इज द स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ ऑफ लेजर बीम। तो जो लेजर लाइन विड्थ है, ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, ठीक है। जो लेजर बीम है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर लाइन विड्थ, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, ठीक है। अगला पॉइंट, लेजर तथा एलईडी की स्पेक्ट्रल विड्थ के अभिलक्षण में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट पावर वेल शेप्ड कर्व की तरह होती है। तो एलईडी और लेजर, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लेजर,
क्योंकि जो एलईडी है और लेजर है ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्टिकल सोर्सेस होते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं लेजर के बारे में। तो अगर लेजर और एलईडी का हम लोग ग्राफ बनाएं, ठीक है, लेजर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आउटपुट पावर होगा वो बेल शेप्ड में होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका वक्र देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट कर्व है और सेकेंड कर्व है, ये थर्ड कर्व है, ये फोर्थ कर्व है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसका फर्स्ट कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे आपका गेन है, इस एक्सिस पे आपका लैम्डा है, वेवलेंथ है। तो इसको क्या बोलेंगे, गेन वेवलेंथ कर्व बोलेंगे। गेन और वेवलेंथ कर्व इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है 6 to 8 नैनोमीटर में इसका रेंज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसका रेंज होता है। ठीक है, इस रेंज में यहाँ पे होता है और इसका जो गेन होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा है इसका जो वेवलेंथ है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया आपका सिंपल जनरल जो गेन वेवलेंथ कर्व है इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे अगला जो कर्व है सेकंड वाला, यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पे वेवलेंथ के जनरेट कर रहा है। ठीक है, वेवलेंथ का एक रेंज जनरेट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल विद। यहाँ पे देख सकते हैं गेन है, यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा है। ठीक है, यहाँ पे सारा हो गया और कई सारे वेवलेंथ का जो रेंज है कई सारे रेंजेस में जनरेट कर रहा है। तो ये होता है, ये दोनों क्या है आपके गेन और वेवलेंथ के बीच का कर्व है। अब अगला जो हम लोग का कर्व है वो क्या है, स्पेक्ट्रल विद का कर्व है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट पावर यहाँ पे है लेमडा। लेमडा मतलब क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पावर है इस एक्सिस पे आपका लेमडा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे रेंजेस में यहाँ पे हम लोग को जो वेवलेंथ है वो मिल रहा है, कई सारे रेंज में मिल रहा है। तो इसी रेंज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल विद। ठीक है, इसी रेंज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल विद। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लाइन विद क्या होता है। तो लाइन विद जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट पावर और यहाँ पे वेवलेंथ है। इस एक्सिस पे आउटपुट पावर है, इस एक्सिस पे वेवलेंथ है। तो यहाँ से जो सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है, उसका जो ए वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं लाइन विद। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन विद क्या होता है, स्पेक्ट्रल विद क्या होता है। जब कई सारे वेवलेंथ का रेंज जनरेट हो जाता है तो इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल विद। और जब लाइन विद क्या होता है, जब एक ही वेवलेंथ है, ठीक है, यहाँ से एक ही वेवलेंथ का वक्र बन रहा है तो इसके बीच यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे लाइन विद। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रल विद है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेजर में जो स्पेक्ट्रल विद है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट है वह लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। जो भी लाइट सोर्सेस हैं, चाहे लेजर हुआ चाहे एलईडी हुआ, ये सब आपके लाइट सोर्सेस हैं। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तो फाइबर के भीतर ट्रेवल करने पर सिग्नल में उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होगा। अगर जो लाइट्स जो सोर्सेस है उसका स्पेक्ट्रम जितना चौड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, उसमें सिग्नल जैसे जैसे ट्रेवल करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसमें डिस्पर्जन होता जाएगा। डिस्पर्जन क्या है, एक प्रकार का लॉस है। तो लॉस वाले चैप्टर में लोग देखा जाएगा कि जो डिस्पर्जन है उसको डीपली स्टडी किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन भी एक प्रकार का लॉस होता है जो किसी भी सिग्नल के जो बैंडविड्थ होता है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, जो डिस्पर्जन होता है वो भी एक प्रकार का लॉस ही है, लेकिन जो सिग्नल का बैंडविड्थ है उसको इफेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें यही एटूनेशन का, तो एटूनेशन भी एक प्रकार का लॉस होता है, लेकिन वो किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन है वो ज़्यादा हो जाएगा जैसे जैसे सिग्नल आगे जाएगा। अगला पॉइंट, WDM सिस्टम में चैनल्स की संख्या को मैक्सिमम करने के लिए चैनल्स को अत्यंत पास पास रखा जाता है। तो WDM मतलब क्या है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी चैनल्स
हैं चैनल्स की संख्या को हम लोग को मैक्सिमम करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो चैनल को बहुत ही पास पास रखना होगा, जिससे कई सारे चैनल्स आपस में या आसपास आ सके, कई सारे चैनल, जिससे मैक्सिमम चैनल हो सकें WDM सिस्टम में। ठीक है। अगला, जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रल विड्थ होगा, जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रल विड्थ थिन होगा, ठीक है, पतला होगा, स्पेक्ट्रल विड्थ जितना थिन होगा उतने ही चैनल पास पास रखे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रल जो विड्थ है जितना भी थिन होगा, ठीक है, जितना पतला होगा उतना ज़्यादा चैनल पास पास रखे जा सकते हैं, और चैनल्स की जो पावर है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, और जो चैनल की पावर है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन या फिर कोहेरेंट डिटेक्शन का यूज़ करने के लिए लाइन विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ से काफ़ी कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, जो स्पेक्ट्रल विड्थ होता है लेस होता है, जिससे क्या होगा, जब लाइन जो स्पेक्ट्रल विड्थ होगा वो लेस होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉन लीनियरिटी दे देगा। ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी डिवाइस की जो लीनियरिटी हो वो लीनियर ही बनी रहे। नॉन लीनियरिटी से क्या होगा कि अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग का जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो लेस है, कम है, तो उससे नॉन लीनियरिटी पैदा हो जाएगा जो हम लोग के लिए अनवांटेड होगा। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं लाइन विड्थ। लाइन विड्थ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो लेजर लाइन विड्थ इज द स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ ऑफ ए लेजर बीम। लेजर लाइन बीम क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। किसी भी लेजर बीम का स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ बोलते हैं, किसको, लेजर लाइन विड्थ को। अगला पॉइंट, पूरी स्पेक्ट्रल विड्थ में वेवलेंथ की कॉन्टिन्यूस रेंज न उत्पन्न करके लेजर डिक्रीड वेवलेंथ पर लाइंस की सीरीज जनरेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन विड्थ। ये लाइंस अलग अलग लेजर में अलग अलग चौड़ाई की होती है। जो भी लाइन यहाँ पे सीरीज में जनरेट कर रहा है लेजर, उसमें क्या होगा, उसकी जो चौड़ाई होगी अलग अलग होगी। कोई निश्चित नहीं है कि इतनी चौड़ाई की होगी, इतनी चौड़ाई की होगी, कोई निश्चित नहीं है। अगला पॉइंट, लाइन विद लेजर की कोहेरेंस लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोहेरेंस लेंथ मतलब क्या होता है, कहीं पे आपने सुना होगा कि कोहेरेंस सिग्नल, ठीक है, कोहेरेंट सिग्नल। कोहेरेंस मतलब क्या होता है कि दो सिग्नल एक दूसरे के कोहेरेंट तब होंगे जब उनका फेज और फ्रीक्वेंसी समान होगा। तो इसको बोलेंगे कि जो फर्स्ट सिग्नल है और सेकंड सिग्नल है एक दूसरे के कोहेरेंट है। तो यहाँ पे जो लेजर का लाइन विड्थ होता है वो कोहेरेंस लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब कोहेरेंस लेंथ ज़्यादा होगा तो जो इस लाइन विड्थ है वो कम होगा। जब कोहेरेंस लेंथ कम होगा तो जो लाइन विड्थ है वो ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ। हम लोग देखते हैं कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम क्या होता है। तो कोहेरेंस लेंथ इक्वल टू होता है c इंटू कोहेरेंस टाइम, इक्वल टू होता है लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा। यहाँ पे जो c है वो क्या है, लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी है, स्पीड है, c है। और यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है, सेंटर वेवलेंथ है। और जो डेल लेमडा है वो क्या है, लाइन विड्थ है। तो इसमें एक फार्मूला होता है किसमें, कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम में। तो कोहेरेंस लेंथ इक्वल टू होता है c इंटू कोहेरेंस टाइम इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा। तो जो कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ होता है लेजर के लिए कितना होता है और एलईडी के लिए कितना होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लेजर का, तो उसमें जो उसका कोहेरेंस टाइम होता है वो 1/2 नैनो सेकेंड होता है। लगभग में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट, नियर अबाउट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसका जो कोहेरेंस लेंथ होगा, लेजर के लिए जो कोहेरेंस लेंथ होगा वो लगभग होगा 15 सेंटीमीटर। नियर अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर नियर अबाउट होता है इसका लेजर का कोहेरेंस लेंथ। अगर यही हम लोग बात कर रहे हैं एलईडी का, तो इसका जो कोहेरेंस टाइम होता है वो नियर अबाउट होता है 1/2 पिको सेकेंड। ठीक है।
और इसका जो कोहेरेंस लेंथ होगा, एलईडी के लिए जो कोहेरेंस लेंथ होता है वो नियर अबाउट होता है 15 माइक्रोन। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके पावर के बारे में, ठीक है। लेजर का जो पावर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइबर के अंदर जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ता है इसकी पावर लेस होती जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, इस तरह से सिग्नल है, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी इसकी जो सिग्नल का जो पावर है वो लेस होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगला पॉइंट, किसी निश्चित ऑप्टिकल रिसीवर टाइप के लिए प्रति बिट पावर की मात्रा ट्रांसमिशन के लिए निश्चित होती है। तो किसी निश्चित ऑप्टिकल रिसीवर मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करे, डिटेक्ट करे उस ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, प्रति जो बिट पावर की मात्रा होगी वो ट्रांसमिशन के लिए निश्चित होगी कि इतना बिट की मात्रा वो ट्रांसमिट करेगा। क्योंकि जो बिट रेट होता है, हम लोग जानते हैं कि जो अगर बिट रेट हाई है तो एटेन्यूएशन कम होगा, अगर बिट रेट लो है तो एटेन्यूएशन जो है ज़्यादा होगा। बिट रेट अगर हाई है तो एटेन्यूएशन मिनिमम होगा, ठीक है। यह ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन के बीच की दूरी को घटाकर भी किया जा सकता है। अगर हम लोग को बिट रेट बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है बिट रेट को, तो इसके लिए क्या कर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है इसको कम करना होगा, जिससे बिट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा और एटेन्यूएशन जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, बिट रेट डबल करना है तो पावर को भी डबल करना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि बिट रेट को डबल कर दें तो इसके लिए पावर को भी डबल करना होगा। हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग वेवलेंथ, और इसी को रेंज बोलते हैं। तो लेजर की जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ होता है वो लेजिंग के लिए यूज किए गए पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो जो भी ऑप्टिकल वेवलेंथ है किसी भी लेजर का, उसका क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेजिंग के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पदार्थ, जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है ऑपरेटिंग वेवलेंथ। अगला पॉइंट, लेजर की जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ होता है वो लेजर कैविटी की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतना जान लेना है कि जो भी ऑप्टिकल वेवलेंथ है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लेजर का, ठीक है, तो ऑप्टिकल जो वेवलेंथ होगा वो लेजर कैविटी की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है कि जो लेजर की कैविटी है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। एलईडी की जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है वो एलईडी के मटेरियल पर डिपेंड करती है कि एलईडी किस मटेरियल का बना हुआ है, इससे डिसाइड होता है कि जो एलईडी की ऑपरेटिंग वेवलेंथ है वो कितना है। अगला पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी कहें या फिर वेवलेंथ स्टेबिलिटी कहें, तो इन WDM तकनीक लेजर को हर हाल में अपनी एलोकेटेड बैंड में ही ऑपरेट करना होगा। कि जो भी लेजर हम लोग एक बैंड या फिर एक रेंज अलॉट कर दिए हैं कि इस रेंज में लेजर को ऑपरेट करना ही होगा, तो इसमें इसी ही रेंज में जो लेजर है वो ऑपरेट करेगा, इससे बाहर ऑपरेट नहीं करेगा। जब ज़्यादातर लेजर ऑन ऑफ किंग मॉड्यूलेट किया जाता है तो प्रत्येक पल्स के स्टार्टिंग में वे एक चिर्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलेट जब किया जाएगा तो चिर्प उत्पन्न करेंगे। चिर्प का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है कुछ गीगाहर्ट्ज के लिए, कुछ गीगाहर्ट्ज की ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होती है, इसी को बोलते हैं चिर्प, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजर के बारे में देखने वाले हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है इसको अच्छे से एक बार अगर समझ लिए आप, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये कभी नहीं भूलेगा। तो इसमें हम लोग बताएं शुरुआत में ही कि जो ऑप्टिकल लेजर है, ठीक है, जो लेजर है वो 3 पार्ट में वर्किंग प्रिंसिपल परफॉर्म करता है। पहला जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। इन तीनों पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग लेजर की वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं
एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सबसे पहला जो पार्ट है इसका, इसके वर्किंग प्रिंसिपल का, वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो इस फिगर से सबसे पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं एक एटम है, ठीक है, और यहाँ का जो बाहर वाला लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और अंदर वाला जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इतना समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि दो स्टेट होगा, एक होगा आपका एक्साइटेड स्टेट और दूसरा होता है ग्राउंड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे? ग्राउंड स्टेट में। मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन पे हम लोग एक्सटर्नल कोई एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एनर्जी देंगे तो एक्साइट होगा और चला जाएगा कहाँ पे? एक्साइटेड बैंड में या फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस को बोलते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं कि ए वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ए आपका ग्राउंड स्टेट है और बाहर वाला जो है लेयर वो एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से बाहर से कोई एनर्जी देंगे जैसे ही, तो ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ से जैसे ही एनर्जी देंगे तो ये मूव कर जाएगा कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है, एक्साइट यहाँ पे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसका दूसरा फिगर से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नीचे वाला लेयर है इस है आपका ग्राउंड स्टेट है, और जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से क्या होता है कि मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम लोग दे रहे हैं बाहर से कोई एनर्जी, इसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देंगे तो ये चला जाएगा आपके कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1 है और जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2 है। तो यहाँ से डेल जो E हो जाएगा, जो दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा, इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है, और एच म्यू। तो यहाँ से इस कौन से फार्मूले में, यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है वो आपका एस्टिमेटेड एमिशन के लिए होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन। अभी इससे पहले हमने देखा है इसका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अब क्या होगा? मैंने देखा है कि जो एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको एक्साइट किया, चला गया कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चला गया था? एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक यहाँ पे रुकेगा, फिर वो वापस चला आएगा, यहाँ से अपने आप वापस चला आएगा कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉल होता है हमारे हाथ में, तो इसको बाहर से एनर्जी देते हैं, अपने हाथ से एनर्जी देते हैं, तो ऊपर जाता है, ऊपर कुछ समय के लिए रुकता है और तुरंत फिर से नीचे चला आता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे ही जब नीचे आएगा, जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कुछ एनर्जी को यहाँ पे एमिट करेगा, ठीक है, जो कुछ फोटॉन को यहाँ पे एमिट करेगा, ज़्यादा फोटॉन को नहीं, कुछ फोटॉन को ही एमिट करेगा। तो ये होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम लोग देखते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो लेजर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, इसी कारण से हम लोग को लाइट मिल पाता है लेजर में। तो अब कि इलेक्ट्रॉन जो था वो फिर से चला आया था कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में फिर से जब चला आया जो इलेक्ट्रॉन था तो फिर से इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो फिर से जब इसको एनर्जी देंगे तो फिर से कहाँ पे जाएगा? आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जैसे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए एक्साइटेड स्टेट में, कुछ यहाँ से वापस आए, फिर कुछ गए, फिर वापस आए, तो यहाँ से जो आ रहे हैं जो
ग्राउंड स्टेट से जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और कई सारे फोटोन यहाँ से एमिट करते हैं। तो कई सारे जो फोटोन हैं यहाँ से एमिट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो यही था आपका तीनों वर्किंग प्रिंसिपल। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। एब्जॉर्प्शन, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन, फिर आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। इन तीनों पार्ट में हम लोग डिवाइड करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पंपिंग प्रोसेस क्या होता है और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को भी इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्टेट होते हैं। पहला स्टेट आपका ग्राउंड स्टेट होगा, दूसरा आपका एक्साइटेड स्टेट होगा, और तीसरा मेटा स्टेबल स्टेट होगा, बीच वाला स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए आपका है आपका ग्राउंड स्टेट है, ए आपका एक्साइटेड स्टेट है। इन्हीं दोनों के बीच में एक अलग से स्टेट आ जाता है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे, मेटा स्टेबल स्टेट में। फिर मेटा स्टेबल स्टेट से हम लोग एनर्जी यहाँ पे देंगे, यहाँ पे फिर से कहाँ पे चला आएगा, ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। तो जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एनर्जी को एमिट करेगा, वही आपका फोटॉन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब हम लोग समझते हैं पंपिंग प्रोसेस क्या होता है। पंपिंग प्रोसेस से क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल के एटम को हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट करवा कर ले जाने का जो प्रोसेस होता है इसी को पंपिंग बोलते हैं। मान लेते हैं जो लोअर एनर्जी है, ठीक है, उसके जो एटम है, जिस उसके इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्साइट करा के हायर एनर्जी में हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, लोअर जो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, उनको एक्साइट करके हायर एनर्जी में ले जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पंपिंग प्रोसेस। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको प्राप्त करने लिए पंपिंग की नीड होती है। पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पंपिंग प्रोसेस का। तो बस यही था लेजर। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहा हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेजर क्या होता है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसको भी बताइएगा। वीडियो समझ में अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।